अमावस की रात थी और साथ ही मूसलाधार बारिश। आसमान से गिरती बिजली रुद्रपुर गांव की गलियों को दहला रही थी। पुराने मकान के बरामदे में दीनानाथ अपने भांजे विवेक को विदा कर रहे थे। विवेक, इतनी तेज बारिश में तेरा जाना जरूरी था क्या? कल सुबह चला जाता बेटा। नहीं मामा जी, आपकी तबीयत खराब होने की खबर सुनकर मैं शहर में कैसे रुक सकता था। इस अनाथ भांजे को आपने ही तो पिता की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। खुद शादी तक नहीं की ताकि मेरा भविष्य बन सके। तू सिर्फ अपनी बात कर रहा है विवेक। तेरे जैसा हीरा भांजा पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। जैसे ही मेरी तबीयत खराब होने की खबर मिली, तू इस तूफानी बरसात में शहर से दौड़ा चला आया और डॉक्टर को दिखाकर मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। अरे मामा जी, यह तो मेरा फर्ज है। अब आप ठीक हैं, बस यही मेरे लिए बड़ी बात है। पर बेटा, कल सुबह चला जाता। अब इस तूफानी रात में स्टेशन तक इतनी दूर कैसे जाएगा? रास्ता बहुत बीहड़ है। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं मामा जी, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, यह जल्दी रुकने वाली नहीं है। अगर आज की आखिरी ट्रेन छूट गई तो कल दफ्तर में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दीनानाथ ने विवेक को कई बार मना किया, लेकिन विवेक नहीं माना। वह अपनी जिद पर अड़ा था। ठीक है, पर बारिश में रास्ता ठीक नहीं होगा। बहुत ध्यान से जाना। और हाँ, भूलकर भी उस कालिया घाट वाले श्मशान के रास्ते से मत जाना। वो रास्ता शापित माना जाता है। देर हो रही थी, इसलिए विवेक ने मामा से और कुछ नहीं पूछा। मामा को प्रणाम करके वह काली छतरी लेकर मूसलाधार बारिश में निकल पड़ा। विवेक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, हवा का वेग बढ़ता जा रहा था। जितनी तेज बारिश, उतनी ही डरावनी बिजली की गड़गड़ाहट। अरे बाप रे, कितनी भयानक बारिश है। कल से पानी बरस रहा है पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रुद्रपुर गांव के कच्चे रास्तों पर कीचड़ भरा था। विवेक का पैर बार बार फिसल रहा था। छतरी हवा के झोंकों से उसके हाथ से छूटी जा रही थी। इस कच्चे रास्ते से चल के कब जाकर स्टेशन पहुंचूंगा, कोई ठिकाना नहीं है। मामा ने मना किया था, पर अगर स्टेशन वक्त पर पहुंचना है तो मुझे कालिया घाट वाले श्मशान के रास्ते से ही जाना होगा। विवेक ने डर को दबाया और श्मशान की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ लिया। कुछ दूर चलते ही उसे धुंध के बीच एक पुरानी रिक्शा खड़ी नजर आई। वह भी श्मशान की तरफ ही जा रही थी। वाह, भगवान का शुक्र है, इतनी रात को एक रिक्शा मिल ही गई। विवेक ने हाथ हिलाकर आवाज दी, ओ भैया, जरा रुकना। रिक्शा थोड़ी दूर जाकर रुकी। विवेक तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। रिक्शा चलाने वाले ने एक मैली कुचैली चादर से खुद को ढका हुआ था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। भाई साहब, मैं बड़ी मुश्किल में हूं। आज की आखिरी ट्रेन पकड़नी है। अगर मुझे स्टेशन तक छोड़ देते तो बड़ी मेहरबानी होती। लेकिन मैं तो उधर नहीं जाऊंगा। मैं तो श्मशान की तरफ जा रहा हूं। विवेक ने मन में सोचा, शायद कोई मर गया होगा और यह उसी के काम से श्मशान जा रहा होगा, पर रिक्शा से जाने में समय कम लगेगा। ठीक है, मैं आपके साथ ही श्मशान तक चलूंगा। वहां से स्टेशन पास है। आपका ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। उस आदमी के कुछ और बोलने से पहले ही विवेक रिक्शा में बैठ गया। वह आदमी भी खामोश रहा और रिक्शा चलाना शुरू किया। रास्ते में सन्नाटा ऐसा था कि सिर्फ रिक्शा के पहियों की चरमराहट और बारिश की बूंदों का शोर सुनाई दे रहा था। तभी उस रिक्शा वाले ने बात शुरू की। तुम दीनानाथ के भांजे विवेक हो ना? आप मुझे जानते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इस छोटे से गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं। आप इतनी रात को श्मशान क्यों जा रहे हैं? क्या कोई मर गया है? वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मर तो वो पहले ही गया है, पर उसकी कुछ अमानतें वहां रह गई हैं। अमावस की रात में वहां जाना ही पड़ता है। विवेक उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाया। तभी रिक्शा कालिया घाट श्मशान के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। तुम यही बैठो, मैं कुछ ही देर में आता हूं। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। वह आदमी रिक्शा छोड़कर श्मशान के घने अंधेरे में गायब हो गया।
काफी समय बीत गया पर वह आदमी नहीं लौटा। विवेक का डर अब बढ़ रहा था। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। इतनी देर हो गई, यह अभी तक नहीं लौटा। क्या कर रहा है अंदर? एक बार जाकर देखूं क्या? उसकी बातें भी कितनी अजीब थीं, और वह मुझे जानता भी कैसे है? विवेक रिक्शा से उतरा और हिम्मत करके श्मशान के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। चारों तरफ अधजली लकड़ियां, पुराने बर्तन और कफन के चिथड़े बिखरे पड़े थे। कहाँ गया वो आदमी? यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। तभी विवेक ने देखा कि एक बड़ी सी काली छाया झाड़ियों में कूदी। विवेक डरते डरते उधर बढ़ा कि अचानक उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उफ, श्मशान है तो यहां हड्डियां तो होंगी ही। डरना नहीं है विवेक, स्टेशन पहुंचना है। वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। वही रिक्शा वाला खड़ा था, पर उसके सामने दो धुंधले और डरावने कंकाल हवा में तैर रहे थे। आज तुम लोग फिर आ गए, पर वो चीज तुम नहीं ले पाओगे, चाहे जितनी कोशिश कर लो। कितने दिन बचा कर रखेगा इसे? हम अगली अमावस को फिर आएंगे, बस एक बार जगह पता चल जाए। जब तक मैं इसका इंतजाम नहीं कर देता, तब तक हर अमावस को आऊंगा। इतना कहते ही वो दोनों कंकाल अंधेरे में गायब हो गए। विवेक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। डर के मारे उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। ये क्या? तुम यहां? तुम्हें मना किया था ना यहां आने को। ये सब क्या है? वो कौन थे? वो गायब कैसे हो गए? आप कौन हैं? जब तुम यहां आ ही गए हो और सब देख लिया है, तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझ पर भरोसा? मैं तो आपको जानता तक नहीं। मुझे नहीं पहचाना? मैं राजू हूं, जो गांव में रिक्शा चलाता था। राजू चाचा? पर आप तो एक साल पहले अचानक लापता हो गए थे। सब यही मानते हैं कि मैं लापता हो गया, पर सच तो यह है कि मेरा कत्ल हुआ था। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू चाचा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सुनो वो 1 साल पहले की कहानी। एक रात रुद्रपुर गांव के मुखिया ठाकुर साहब ने मुझे बुलाया। वो भी ऐसी ही एक तूफानी अमावस की रात थी। ठाकुर साहब एक भारी थैला लेकर राजू की रिक्शा में बैठ रहे हैं। राजू, मुझे तुझ पर भरोसा है। मेरे पास गांव के मंदिर की कीमती स्वर्ण मोहरें हैं। इन्हें यहां रखना अब सुरक्षित नहीं है। मुझे अभी स्टेशन पहुंचा दे, मैं इन्हें शहर ले जाऊंगा। ठाकुर साहब ने मेरी गरीबी में बहुत मदद की थी। मैंने जी जान लगाकर रिक्शा चलाई और उन्हें आखिरी ट्रेन में बिठा दिया। उन्होंने इनाम में मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए, पर लौटते वक्त 2 लुटेरों ने मुझे इसी श्मशान के पास घेर लिया। राजू, ठाकुर ने तुझे जो दिया है वो हमें दे दे, वरना जिंदा नहीं बचेगा। मैंने उनसे लड़ाई की, पर उन्होंने मुझे मारकर इसी बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया। वो सिक्के उन्हें कभी नहीं मिले। अब हर अमावस को वो मेरी रूह से वो सिक्के छीनने आते हैं और मैं उनकी रक्षा करता हूँ। यह तो बहुत दर्दनाक है राजू चाचा, पर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं वो सब तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तुम एक नेक इंसान हो, अपने परिवार का ख्याल रखते हो। तुम इन सिक्कों को गांव के भले के लिए लगाना। मेरा तो सब खत्म हो गया है। राजू ने पेड़ के नीचे से एक पुरानी थैली निकाली और विवेक को दे दी। विवेक, मैं अकाल मौत मरा था। मेरी रूह बहुत कष्ट में है। मेरा शरीर अभी भी इसी पेड़ के नीचे दबा है। अगर तुम उसे निकालकर मेरा अंतिम संस्कार कर दोगे तो मुझे शांति मिलेगी। विवेक ने अगले दिन गांव वालों की मदद से राजू चाचा का अंतिम संस्कार करवाया। जैसे ही मुखाग्नि दी गई, हवा में एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। शुक्रिया विवेक, बहुत शुक्रिया। अब मैं चैन से जा रहा हूं। विवेक ने उन सिक्कों से गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया, ताकि फिर कभी किसी को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े। राजू चाचा को मुक्ति दिलाए और गांव में अस्पताल बनवाए 1 साल बीत चुका था। विवेक अब शहर में एक अच्छी नौकरी कर रहा था। एक बार फिर वैसी ही काली अमावस की रात थी
और मूसलाधार बारिश हो रही थी। विवेक अपने मामा दीनानाथ से मिलने गांव आया हुआ था। बेटा विवेक, आज की रात तू घर से बाहर मत निकलना। पिछले साल जो हुआ उसके बाद से मेरा दिल बैठा रहता है। अरे मामा जी, अब तो राजू चाचा को मुक्ति मिल गई है, अब डर कैसा। और देखिए, गांव में बिजली भी आ गई है। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे गांव की बत्ती गुल हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि बारिश की बूंदों की आवाज भी किसी के रोने जैसी लग रही थी। ये बिजली का जाना शुभ संकेत नहीं है। सुना है कि उस कालिया घाट पर अब उन 2 लुटेरों की रूहें भटक रही हैं जिन्हें राजू ने मारा था। वो अब किसी और चीज की तलाश में है। रात के करीब 12 बजे थे। विवेक सो रहा था कि अचानक उसके कमरे की खिड़की जोर से खटखटाई गई। विवेक की आंख खुली तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक धुंधली आकृति खड़ी है। विवेक, बचा लो, वो उसे ले जाएंगे। विवेक हड़बड़ाकर उठा और खिड़की खोली, पर बाहर कोई नहीं था, बस तेज हवा और बारिश थी। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। वहां कीचड़ में एक पुरानी चांदी की अंगूठी पड़ी थी, जिस पर ठाकुर साहब के खानदान का निशान था। यह तो मुखिया जी की अंगूठी है। क्या वो मुसीबत में है? मुझे जाना होगा। जैसे ही विवेक श्मशान के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसका खून सुखा दिया। श्मशान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था। वहीं 2 लुटेरे, जो अब प्रेत बन चुके थे, हवा में तैर रहे थे और किसी को खींच रहे थे। बहुत छिपाया तूने यह राज ठाकुर। अब बता, उस खजाने की दूसरी चाबी कहां है? विवेक ने देखा कि गड्ढे के पास गांव के वर्तमान मुखिया विक्रम, ठाकुर साहब के बेटे, जंजीरों से बंधे पड़े थे। मैं कभी नहीं बताऊंगा। वो खजाना इस गांव की रक्षा के लिए है, तुम जैसे राक्षसों के लिए नहीं। विवेक झाड़ियों के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। तभी उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विवेक चीखने ही वाला था कि किसी ने उसका मुंह दबा दिया। आप यहां क्या कर रहे हैं? वह गांव का बूढ़ा चौकीदार काका था। उसकी आंखें डरी हुई थीं। बेटा, यहां मौत का तांडव होने वाला है। ये प्रेत आज इस श्मशान को जागृत करने आए हैं। अगर उन्होंने वो चाबी हासिल कर ली तो पूरा गांव श्मा बन जाएगा। तभी श्मशान की मिट्टी से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ जमीन के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे हों। अगर तू नहीं बताएगा तो हम इस लड़के को मार देंगे। उन प्रेतों ने विवेक की तरफ इशारा किया। विवेक समझ गया कि उसे देख लिया गया है। वो दोनों प्रेत बिजली की रफ्तार से विवेक की ओर बढ़े। राजू चाचा, अगर आप कहीं हैं तो मदद कीजिए। अचानक उसी पुराने बरगद के पेड़ से एक सफेद रोशनी निकली। राजू चाचा की रूह एक बार फिर प्रकट हुई, पर इस बार उनकी चमक पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूं तुम इस गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजू चाचा और उन 2 प्रेतों के बीच हवा में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। राजू ने अपनी रूहानी शक्तियों से उन प्रेतों को बांध लिया। विवेक, वो चाबी विक्रम के गले के ताबीज में है। उसे निकालो और श्मशान की जलती चिता में फेंक दो, तभी यह अभिशाप खत्म होगा। विवेक फुर्ती से विक्रम की ओर दौड़ा। प्रेत उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर राजू चाचा उन्हें रोके हुए थे। विवेक ने विक्रम के गले से ताबीज खींचा और उसे पास ही जल रही एक चिता की धधकती आग में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज आग में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ। उन दोनों प्रेतों की चीखें आसमान चीरने लगीं और वो देखते ही देखते राख बन गए। सब कुछ शांत हो गया। बारिश थम चुकी थी। राजू चाचा की रूह धीरे धीरे धुंधली होने लगी। विवेक, आज तुमने इस गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। अब उन लालची रूहों का नामो निशान मिट गया है। अब मुझे सच में शांति मिलेगी। चाचा, क्या आप फिर कभी नहीं आएंगे? अब जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। बस याद रखना,
इंसान का लालच ही सबसे बड़ा भूत होता है, उससे बचकर रहना। राजू चाचा आसमान के तारों में विलीन हो गए। विवेक ने विक्रम को सहारा देकर खड़ा किया। विवेक, तुमने आज मेरी और पूरे गांव की जान बचाई है। वो खजाना अब गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होगा। सुबह की पहली किरण के साथ विवेक और विक्रम गांव की ओर चल पड़े। श्मशान अब एक शांत जगह लग रही थी, जहां अब कोई डर नहीं था।